नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। अब रुख करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की दुकान में काम करने वाले एक सेल्समैन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि आतंकियों ने बांदीपुरा जिले के निवासी मोहम्मद इब्राहिम को बोहरी कदल इलाके में रात करीब 8 बजे गोली मार दी। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इब्राहिम की नृशंस हत्या निंदनीय है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में श्रीनगर में आतंकवादियों का ये दूसरा हमला है। आतंकियों ने इस घटना से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को भी श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 कृषि सुधार कानून के विरोध में खड़ी संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने से पहले हो रही इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। किसानों के दिल्ली कूच पर भी आज होने वाली इस मीटिंग में फैसला संभव है। एक दिन पहले ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच और संसद घेराव की चेतावनी दी थी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके चलते किसानों के अलग अलग संगठन इस किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और ये तीनों कृषि कानून वापस हों। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी की गारंटी के लिए 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस साल जनवरी तक किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 26 जनवरी को लाल किला की घटना के बाद से दोनों के बीच पैदा हुआ गतिरोध आज तक खत्म नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर दिए अपने एक विज्ञापन पर पंजाब के सीएम चन्नी घिर गए हैं। दरअसल रविवार को पंजाब सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर टैक्स कम करने का फैसला लिया था, जो राज्य में सोमवार से लागू भी हो चुका है। अपने इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि पंजाब में पेट्रोल और डीजल सबसे सस्ता है। लेकिन अपनी तारीफ करने वाले इस विज्ञापन में चन्नी ने राजस्थान सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, जहां कांग्रेस की सरकार है। विज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। इस विज्ञापन में पंजाब सरकार ने अपने बाकी पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और दिल्ली से भी पेट्रोल डीजल के दामों की तुलना की है। खराब हवा और पानी की मार झेल रही दिल्ली पर डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब तक डेंगू के 2700 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो काफी डराने वाले हैं। वहीं खबर है कि पिछले 3 हफ्तों में दिल्ली में डेंगू से 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत कल इलाज के दौरान हुई है। दिल्ली में 2017 के बाद से डेंगू से मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस साल जो डेंगू के 2700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें 1171 तो इस महीने की 6 तारीख तक के हैं। अक्टूबर में डेंगू के 1196 मामले आए थे। इस साल 30 अक्टूबर तक डेंगू के कुल मामले 1537 थे और मौत का आधिकारिक आंकड़ा 6 था। डेंगू के मामले बढ़ने के बाद एमसीडी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड बढ़ाए गए हैं। और देश और दुनिया की खबरें आप देख ली, लेकिन अब आपको राज्यों की खबरें भी देखना जरूरी है। देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा कल रात करीब 9 बजे हुआ। आग अस्पताल की 3री मंजिल पर मौजूद चाइल्ड वार्ड में लगी। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी वहां करीब 2 दर्जन से भी अधिक बच्चे भर्ती थे। इस दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कई के आग में झुलसकर घायल होने की भी खबर है। हादसे के पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। कुछ ने सिलेंडर या वेंटिलेटर में ब्लास्ट होना बताया है। वहीं शॉर्ट सर्किट की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। हादसे के तुरंत बाद मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली अस्पताल पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताते हुए इस पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने घटना में मारे गए बच्चों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में हुए हादसे पर दुख जताया है। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है, जिसके तहत आज भी इस केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल से विजिलेंस की टीम पूछताछ करेगी। टीम ने आज भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया है।
इससे पहले कल भी प्रभाकर सेल से सवाल जवाब किए गए थे। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रभाकर का बयान रिकॉर्ड किया था। प्रभाकर सेल वो व्यक्ति है जिसने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ इस केस में समीर वानखेड़े पर सवाल उठाने वाले मंत्री नवाब मलिक को आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब देना है। उन पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मानहानि का केस दायर कराया है। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया है। इसके बाद 10 नवंबर को फिर इस केस में सुनवाई होगी। नवाब मलिक बीते 1 महीने में समीर वानखेड़े पर लगातार सीधा हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में खराब हवा और पानी पर केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने इस पर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से बुलाई गई है, जिसमें पर्यावरण विभाग, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारी शामिल होंगे। आज की अहम बैठक दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी। मीटिंग में प्रदूषण को कम करने के तौर तरीकों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गोपाल राय ने दावा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। इसके साथ ही उन्होंने यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की और बताया कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ेगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों के बीच रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ बदायूं में 1 और शाहजहांपुर में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा वो इन दोनों जिलों में करोड़ों रुपयों के विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी पहले बदायूं जाएंगे। वो सुबह 11 बजे बदायूं के प्रमोद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो मंच से ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद करीब दोपहर 12:30 बजे योगी शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वो जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एक जनसभा करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद योगी शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और यहां पर भी वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां बीएसपी के प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। ये सब प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम की मौजूदगी में हुआ। दरअसल वहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हो रही थी। तभी अचानक वहां बैठे कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे भी चले। उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकी। बीएसपी की बैठक में हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये विवाद विधायक पद के लिए दावेदारी ठोक रहे उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच टिकट को लेकर हुआ। दोनों तरफ के लोगों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि बाद में वहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किसी तरह हंगामे को शांत करवाया। इस दौरान पार्टी के ही किसी नेता ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा, एक बड़ा हादसा हुआ। यहां कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी उसमें घटना के वक्त 40 बच्चे एडमिट थे। 36 बच्चों को बचा लिया गया और तुरंत ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बीती रात 9 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगे, जिसमें 4 बच्चे झुलसकर मर गए। हालांकि 36 को बचा लिया गया। हादसा करीब रात 9 बजे पेश आया। दूध लेकर गया था एक इतनी सी डब्बी में दूध दर के 10 मीटर चल गया होगा। मात्र इतने में इतना धुआं का उसमें हुजा ही नहीं और बच्चा खुचा और सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े मैंने, देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने।
के धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उनने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को सिर्फ तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे तुमने? 2 बच्चे थे, तुमने उसमें जब अंदर जाते जाते तो हुजा ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे ही नहीं, मेरे को दूध दर के बाहर ही आया था, मैं इतने में आग हो गई उसमें। बच्चे हैंगे ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों ने आपको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छा फोटो लेकर मोबाइल में फोटो दे दो हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो एक बच्चे में जिनके सब औरतों के बच्चे, हमारा है, सबका बच्चा है। क्या करा डॉक्टर लोगों ने? कैसी सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन को नेता बचा रहा? हमारे बच्चों को बचा के ला के दे, हमारे बच्चों को बचा के ला के देंगे क्या? इस वक्त हम भोपाल के उसी कमला नेहरू अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं जहां ये दुखदाई घटना घटी है जिसमें पूरे भोपाल शहर को गमजदा कर दिया है। और ये जो आप तीसरे माले पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आग लगी हुई थी और चौथे माले पर भी आग लगी हुई थी। यह एसएनसीयू वार्ड है जिसमें जो सीरियस बच्चे होते हैं उन्हें रखा जाता है, जनरल वार्ड भी है। तो दोनों ही वार्ड में शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि आग लगी और उसके बाद जो बच्चे हताहत हुए हैं, डॉक्टर्स में अफरा तफरी मची, तमाम जो परिजन थे बच्चों के वो हलकान हुए, डॉक्टर्स इधर उधर भागते हुए नजर आए। और अब जो जानकारी मिली है, खुद जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग, उन्होंने बताया है कि 4 बच्चों की इस पूरे घटना में जान चली गई है और 36 बच्चों को बचाया जा सका है। हालांकि आरिफ मसूद कांग्रेस के लीडर हैं, उनका दावा है कि 56 बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। फिलहाल जो बच्चे हताहत हुए हैं उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही की भेंट चढ़े हैं ये इन 4 बच्चों की जान, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इस पूरे घटनाक्रम में 3 से 4 दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची हुई थी जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। और बताया जा रहा है कि 9 बजे के तकरीबन आग इस वार्ड में लगी हुई थी, जिससे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन दुखदाई घटना ये है कि जो एसएनसीयू वार्ड है और जनरल वार्ड है वो पूरी तरह से झुलसकर आग की लपटों में की भेंट चढ़ गया और 4 बच्चों की इस पूरे घटनाक्रम में जान चली गई। जो अब जांच के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद सामने आएगा कि क्या कुछ लापरवाही थी और आग किस वजह से लगी। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी पता करना बाकी है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गोविंद प्रताप गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ नवभारत। और हादसे के पीछे की असल वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वे जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद मौके पर मौजूद थे। उनसे इस हादसे पर बातचीत की हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर ने। सुनिए। We have the minister, Mr. विश्वास सारंग, to talk about whole this accident, sir. थोड़ा सा पहले बताइए क्या घटना कब क्या हुई थी और क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए, मेरे को घटना की सूचना मिली, मैं 10 मिनट के अंदर ही आ गया था और जब हम वार्ड में पहुंचे तो अंधेरा था, धुआं था। ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, क्योंकि जांच के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद ही सब चीज़ें पता लगेंगी। 40 बच्चे थे, हम 36 को बचा पाए, 4 को हम नहीं बचा पाए। 4 बच्चे नहीं रहे। जो बच्चे गए उनको तो लाया नहीं जा सकता, पर उनके परिजनों की सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की घोषणा की। दूसरा, जो 36 बच्चे हैं जो बचाए गए हैं उनमें में सभी क्रिटिकल बच्चे होते हैं। एसएनसीयू में क्रिटिकल बच्चे, चाहे न्यूली बॉर्न, अंडरवेट, तो क्रिटिकल तो सभी बच्चे। कितने बजे की ये घटना थी सर? लगभग मुझे लगता है कि 9 बजे के लगभग, 8:30-9 के बीच में, मुझे भी याद नहीं। मैं एकदम इसमें कुछ जांच के आदेश दिए हैं कि एसीएस मोहम्मद सुलेमान इसकी जांच करेंगे।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में खराब हवा और पानी पर केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मसले पर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से बुलाई गई है। मीटिंग में पर्यावरण विभाग, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारी शामिल होंगे। आज की अहम बैठक दिल्ली सचिवालय में दोपहर करीब 12 बजे होगी। मीटिंग में प्रदूषण को कम करने के तौर तरीकों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गोपाल राय ने दावा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की अहम वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। इसके साथ ही उन्होंने यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की और बताया कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ेगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब हो जाएगा, यानी गंभीर श्रेणियों के बीच रहेगा। और अगली बड़ी खबर यूपी से है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ बदायूं में एक और शाहजहांपुर में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा वो इन दोनों जिलों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी पहले बदायूं जाएंगे, जहां वो सुबह करीब 11 बजे प्रमोद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो मंच से ही कई विकास योजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे योगी शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वो जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी उन्हें करना है। इसके बाद योगी शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और यहां पर भी वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इधर 3 कृषि सुधार कानून के विरोध में खड़े संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने से पहले हो रही इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज होने वाली इस मीटिंग में किसानों के दिल्ली कूच पर भी फैसला मुमकिन है। एक दिन पहले ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच और संसद घेराव की चेतावनी दी थी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके चलते किसानों के अलग अलग संगठन इस किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ये तीनों कृषि कानून वापस हों। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी की गारंटी के लिए 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, विरोध लगातार जारी है। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। भारत फ्रांस के बीच हुई राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार का नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा फ्रांस की पोर्टल मीडिया पार्ट ने जारी किया है। मीडिया पार्ट ने 10 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2007 से 2012 के बीच यूपीए सरकार के दौरान डील फाइनल करने की एवज में करोड़ों की घूस दी गई। यह पूरा खेल कैसे खेला गया, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। राफेल डील पर बहुत बड़ा खुलासा। राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की नई उड़ान। 65 करोड़ की मोटी रिश्वत का खेल। फ्रेंच पोर्टल की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। 36 लड़ाकू विमान, एक रिपोर्ट, 5 बड़े खुलासे और 5 अहम किरदार। भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में यह करप्शन की नई किश्त है। राफेल डील में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन बाहर निकल आया है। फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट ने डील को लेकर जो खुलासा किया है, उसने तत्कालीन यूपीए सरकार से लेकर भारतीय जांच एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में राफेल डील पर क्या खुलासा किया है। पहला खुलासा, राफेल डील को पूरा करने के लिए घूस दी गई। ये यूपीए के वक्त उस डील की बात है जिसे बाद में मोदी सरकार ने बदला। दूसरा खुलासा,
राफेल डील में नकली इनवॉइस बनाकर दसा एविएशन ने 65 करोड़ की रिश्वत दी। तीसरा खुलासा, 65 करोड़ सुषेण गुप्ता नाम के शख्स की शेल कंपनियों को दिए गए। सुषेण गुप्ता की मॉरिशस स्थित कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को 2007 से 2012 के बीच दसों ने 7.5 मिलियन यूरो दिए थे। सुषेण गुप्ता कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट में हुए कुछ और खुलासों के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। चौथा खुलासा, मॉरिशस सरकार ने 11 अक्टूबर 2018 को इससे जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे। सीबीआई ने ईडी से भी दस्तावेज साझा किए थे। अक्टूबर 2018 से ही सीबीआई और ईडी को भी इस बारे में पता था। दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने इस मामले में जांच शुरू नहीं की। पांचवा खुलासा, दस्तावेज के मुताबिक 2001 में सुषेण गुप्ता डील से जुड़ा, उसे बिचौलिए के तौर पर हायर किया गया। डील को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए कैसे रिश्वत का खेल खेला गया, फ्रेंच पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि रिश्वत वाली इस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखने वाले किरदार कौन कौन से हैं। पहला किरदार, दसों एविएशन राफेल फाइटर जेट बनाती है। दूसरा किरदार, सुषेण गुप्ता, दसों ने 2001 में हायर किया यूपीए से डील करने के लिए। तीसरा किरदार, इंटरस्टेलर, सुषेण गुप्ता की शेल कंपनी है। चौथा किरदार, इंटरडेव, सुषेण गुप्ता की दूसरी शेल कंपनी। इन्हीं कंपनियों के जरिए सुषेण गुप्ता पैसों की डील करता था। पांचवा किरदार, आईडीएस कंपनी, इंडियन कंपनी है। आईडीएस ने 1 जून 2001 को इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया था, जिसमें तय हुआ कि दसों एविएशन और आईडीएस के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू का 40% कमीशन इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को दिया जाएगा। मीडिया पार्ट ने अपने खुलासे को लेकर कुछ सबूत भी सामने रखे हैं। इनमें फर्जी बिल के दस्तावेज शामिल हैं। इसमें 19 मई 2009 का एक बिल है। बिल में सुषेण गुप्ता की कंपनी ने सिंगापुर की एक कंपनी इंटरडेव को एक इनवॉइस दिया। इनवॉइस में दसों से पेमेंट लेने के लिए कहा गया था। बिल 1,54,000 यूरो यानी 1 करोड़ 32 लाख का है। फ्रेंच रिपोर्ट के खुलासे से अब तक जो निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक करप्शन की इस पूरी फिल्म का विलेन सुषेण गुप्ता है। चलिए अब सुषेण गुप्ता के किरदार से भी पर्दा उठाते हैं। सुषेण गुप्ता दसों के साथ डील में बिचौलिए का काम कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दसों ने 2001 में सुषेण गुप्ता को बिचौलिए के तौर पर हायर किया। फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट के मुताबिक सुषेण गुप्ता की 2 कंपनियां हैं, पहली इंटरस्टेलर और दूसरी इंटरडेव। इंटरस्टेलर मॉरिशस में है। 2007 से 2012 के बीच इंटरस्टेलर को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ का भुगतान किया गया। दूसरी कंपनी का नाम इंटरडेव है, जो सिंगापुर में लिस्टेड है। इस डील में एक भारतीय कंपनी आईडीएस का भी नाम शामिल है। आईडीएस ने 1 जून 2001 को इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया था, जिसमें तय हुआ कि दसों एविएशन और आईडीएस के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू का 40% कमीशन इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को दिया जाएगा। सीबीआई के हाथ लगे दस्तावेजों से पता चला था कि सुषेण गुप्ता की शेल कंपनी को इस तरह से 2002 से 2006 के बीच 7.8 करोड़ रुपए मिले थे। दसों डील से पहले भी सुषेण गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में गिरफ्तार हो चुका है। अगस्ता वेस्टलैंड में सुषेण गुप्ता पर आरोप ये लगे कि उसने डील में पैसे लिए, उसी तरह से इस डील में भी पैसे कमा रहा था। अब इस नए खुलासे के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है, क्योंकि ये डील कांग्रेस शासित यूपीए सरकार के वक्त हुई थी। अब देखना ये होगा कि राफेल डील को लेकर उठा भ्रष्टाचार का ये नया तूफान आखिर कहां जाकर शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, हर एक अपडेट, हर एक पड़ताल आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।